हाँ बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में बायोलॉजी में जो है आगे के क्रम में मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन की क्रियाविधि पढ़ेंगे। क्या करेंगे? श्वसन की क्रियाविधि। तो श्वसन की क्रियाविधि ये दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की? दो प्रकार की क्रियाविधि दो भागों में संपन्न होती है। पहला है एटमॉस्फेरिक O2, वायुमंडलीय O2 जो होती है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित है वो सबसे पहले नेजल पैसेज, नासा छिद्र द्वारा हमारे शरीर के अंदर बॉडी में और नासा छिद्र में पहुंची, फिर वहां से लंग फेफड़े में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? फेफड़े में। और फेफड़े से जो है ये सेल्स कोशिकाओं तक जाती है। क्या जाती है? सेल्स कोशिकाओं तक। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन जो है बॉडी में गई और बॉडी से लंग्स फेफड़ों में गई और फेफड़े से ये कोशिकाओं तक गई। इसी क्रिया को बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं बच्चों। तो वायुमंडल से एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय O2 को शरीर में और शरीर से लंग फेफड़ों में और फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचने की क्रिया ही एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, बाह्य श्वसन कहलाती है। अब दूसरा स्टेप इसमें होता है इनसाइड सेल, सेल के अंदर। अब सेल के अंदर जब O2 पहुंच जाती है, यहाँ सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई, तो ये O2 जो है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या है? पाचन का अंतिम उत्पाद। जो भोजन पचता है उसके अवशोषण के फलस्वरूप जो रक्त में ग्लूकोज पहुंचता है वही ग्लूकोज है। इसके ऑक्सीडेशन, इसके ऑक्सीकरण में यूज होता है। ये O2 कहाँ यूज होता है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में। अब जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 की उपस्थिति में, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, ऊर्जा बनी और ये एनर्जी रिलीज हुई। यही ऊर्जा, एनर्जी रिलीज होती है। तो बच्चों, सेल कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा के उत्पादन को ही सेलर रिस्पायरेशन या आंतरिक श्वसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन, सेलर रिस्पायरेशन। तो मैकेनिज्म ये दो स्टेप में पूरी होती है। अब ये मैकेनिज्म दोनों को अलग अलग हम लोग पढ़ें पूर्ण रूप से। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, अब बाह्य श्वसन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है? बाह्य श्वसन होता क्या है जो बताया गया। एटमॉस्फेरिक O2 जो है, एटमॉस्फेरिक O2 वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है, श्वसन अंग जैसे लंग, श्वसन अंग लंग्स फेफड़ों में ग्रहण कर ली जाती है। और ये क्रिया जो है स्टेप में, कई स्टेप में कंप्लीट होती है, कई स्टेप में पूर्ण होती है। जैसे पहला है ब्रीदिंग। क्या है? ब्रीदिंग। तो इसमें पहला स्टेप है ब्रीदिंग, ठीक है ना। इस ब्रीदिंग श्वासोच्छ्वास से कहलाती है क्रिया। तो इसमें प्योर शुद्ध ऑक्सीजन जो होती है, प्योर O2 जो होती है, वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, श्वसन अंगों जैसे फेफड़ों, श्वसन अंगों में पहुंचती है और वहां से फिर ये इनप्योर एयर ये बॉडी से बाहर निकलती है। अर्थात ऑक्सीजन का फेफड़ों में पहुंचना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास, जिसको हम सांस लेना कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस लेना। जैसे आप सांस लेते हैं तो अंदर वायु खींचते हैं और बाहर निकालते हैं। तो जो अंदर वायु पहुंचती है वो O2 होती है और जो बाहर निकलती है इनप्योर जो है एयर CO2 होती है। इसी को ब्रीदिंग कहते हैं। अब दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का विनिमय। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का विनिमय कहाँ होता है, कैसे होता है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंगों, फेफड़ों और ब्लड के बीच होता है। लंग्स और ब्लड, रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स है और ब्लड, ये दोनों के बीच जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। किस रूप में? O2 तथा CO2 का विनिमय होता है। O2 जो है फेफड़े से ब्लड में पहुंचती है और ब्लड से CO2 जो है फेफड़े में आती है। इसी को एक्सचेंज ऑफ गैसेज या गैसों का विनिमय कहते हैं। अब आगे के क्रम में हम पढ़ेंगे इसी में दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप आता है। क्या आता है? तीसरा स्टेप आता है O2 परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। तीसरा है
ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ये क्या है? स्थानांतरण, परिवहन O2 का। ब्लड द्वारा O2 को बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंचाना। जैसे ब्लड में O2 पहुंच गई है ऑक्सीजन, अब वहां से यह ऑक्सीजन जो है सेल्स कोशिकाओं में पहुंचती है, तभी कोशिकाओं में भोजन का जारण होगा। बताया गया है आपको कि कोशिकाओं में भोजन के जारण को श्वसन कहते हैं। तो कोशिका में ऑक्सीजन जब पहुंचती है तो इस पहुंचने की क्रिया को ही ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 का परिवहन कहते हैं। जैसे देखेंगे ब्लड में बच्चों आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पेस्किल, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, और इस लाल रुधिर कणिकाओं में एक प्रोटीन होता है जिस प्रोटीन का नाम, तीसरा है O2 का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। तो बच्चों ब्लड द्वारा O2 को बॉडी की सभी सेल्स तक, रक्त द्वारा ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया ही ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 व O2 परिवहन कहलाता है। ये क्रिया कैसे होती है? जैसे ब्लड है, रक्त है, रक्त में आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेस्किल्स, लाल रुधिर कणिकाएं हैं। क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं, जिसमें एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इसको HB से लिखते हैं। रक्त प्रोटीन क्या है? हीमोग्लोबिन। यही रक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाती है और यह उसको जोड़ करके HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बना लेता है, HbO2। अब यह HbO2 इस सेल्स में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सेल्स, कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। इसी क्रिया को ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कहते हैं। अब अगला है ब्लड एंड टिश्यू के बीच एक्सचेंज। रक्त और ऊतकों के बीच जो है एक्सचेंज, विनिमय होता है। तो ब्लड से O2, रक्त से ऑक्सीजन जो है टिश्यू को जाती है, और टिश्यू से, ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आती है। ध्यान दीजिए, वैसी वर्षा है, उल्टा पुल्टा। ब्लड से O2 टिश्यू में जाती है और टिश्यू से CO2 ब्लड में आती है। इसी को ब्लड एंड टिश्यू के बीच एक्सचेंज कहते हैं। अदला बदली हो गई, ऑक्सीजन दिया ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। पांचवा है CO2 का परिवहन। बच्चों ब्लड द्वारा CO2 को रिस्पायरेटरी ऑर्गन, श्वसन अंगों जैसे फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया ही CO2 का परिवहन कहलाती है। ब्लड द्वारा CO2 को रिस्पायरेटरी ऑर्गन का मतलब फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया CO2 का परिवहन कहलाती है। अब ये क्रिया देखेंगे होती कैसे है। थोड़ा सा ये सपोज करिए कि लंग है, फिगर में क्या है? लंग्स, फेफड़े हैं। तो इस ब्रीदिंग, जिसको हमने कहा कि वायुमंडलीय O2 को लंग तक पहुंचाना और लंग से CO2 को बाहर निकालने की क्रिया ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो सबसे पहले O2 लंग तक आ गई। अब यहां से ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, अर्थात रक्त में O2 आई, और रक्त से ये O2 कहाँ चली जाती है? टिश्यूज में। और जब टिश्यू में चली जाती है, ऊतक में, तो वहीं जाकर के कोश की श्वसन होता है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी उत्पन्न होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बॉडी परफॉर्मेंस में यूज होती है। और CO2 जो है यहाँ से टिश्यू से निकल करके ब्लड सर्कुलेशन के अंतर्गत ब्लड में जाती है, और ब्लड से बच्चों लंग, फेफड़े में चली जाती है, और फेफड़े से आउटसाइड, बाहर की तरफ निकल जाती है। ये संपूर्ण क्रिया जो है CO2 का परिवहन कहलाता है। इस तरह से हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन या सेलर रिस्पायरेशन को आज पूर्ण करते हैं। आगे के क्रम में कल पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।